Okay, so let's begin with our discussion. आज हम लोग बात करेंगे आज एंड आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में हम लोग बात करेंगे अबाउट मार्च महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है। मार्च महीने में बहुत सारा टॉपिक्स हो चुका है, तो ये मैंने अभी लिया है ताकि मार्च महीना खत्म होने तक वी कुड कंप्लीट ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स जो कि मेरा एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहले कल जो मैं बात कर रहा था, जो इन डेप्थ स्टडी का बात कर रहा था कि कैसे करंट अफेयर्स को इन डेप्थ स्टडी करना है। इन डेप्थ स्टडी का मतलब कुछ नहीं बट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे होगा। जब एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी का बात आता है तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझना। सभी टॉपिक तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। कल जो मैं बोल रहा था कि मान लो डीएमके का किसी कैंडिडेट ने किसी एआईएडीएमके कैंडिडेट को कुछ बोल दिया, अभी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है तो बहुत सारा इरेलेवेंट न्यूज एग्जाम के लिए जो काम में नहीं भी आएगा, ऐसा बहुत सारा न्यूज दिखेगा। तो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है हम लोग सिर्फ उसी में स्टिक करके रहे तो अच्छा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं GS2 का एक इंसिडेंट, GS2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, GS2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इम्यूनिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स। हु आर लेजिस्लेटर, सबसे पहले इस चीज को समझना है। इंडिया में हु आर लेजिस्लेटर्स, किसको हम लोग लेजिस्लेटर्स बोलते हैं, और ये चीज न्यूज में आया क्यों, व्हाट इज दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स, ये वाला चीज क्यों आया था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट हम लोग को समझना है इसका, ये कॉन्टेक्स्ट आया है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक केस है। अब इस केस को अगर हम लोग देखें तो इस केस का रेफरेंस जो है वो 1993 से है। 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार था तब उनके अगेंस्ट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो सबसे पहला चीज मेंशन किया गया था कि वहां पर पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में वोट किया जा रहा था। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, एमपी थे लोकसभा में, उन्होंने ब्राइब लिया था। अब ब्राइब लेने के बाद ये प्रूव करना तो बहुत इजी नहीं है, ब्राइब लिया, अब ये प्रूव हो गया कि उन्होंने लिया था। सीबीआई ने या कोई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस समय बनाया गया था, उसने ये प्रूव कर लिया कि पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में वोट करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ एमपीज ने उस समय ब्राइब लिया था। ठीक, तब 1995 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 1995 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, पार्लियामेंटेरियंस के पास एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज अंडर द सेक्शन 2 ऑफ आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 105 टॉक्स अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द एमपीज। राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज हैं उनका कुछ कुछ प्रिविलेज के बारे में बात किया है, आर्टिकल 105। और उसका जो सेक्शन 2 है वो ये बोलता है कि दे कैन नॉट बी क्वेश्चन अबाउट देयर स्पीच। कोई एक स्पीच वो दे रहे हैं पार्लियामेंट में, या कोई वोट वो पार्लियामेंट में कर रहे हैं, किसमें? इन द कोर्स ऑफ उनका जो ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है? सिटीजन्स के लिए कोई एक वेलफेयर प्रोग्राम है मान लो, अब उस वेलफेयर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए या तो वो कोई एक स्पीच दे सकते हैं, स्पीच में कोई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड उनके मुंह से निकल गया, या उन्होंने जानबूझ करके ही बोला, या किसी एक चीज में उन्होंने वोट किया, किसी एक कोई एक कॉज के लिए वोट किया, कोई एक पार्लियामेंट में कोई एक रेजोल्यूशन आया है जो कि लोगों के लिए सही नहीं है बट उन्होंने वोट किया। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड तो सही नहीं था लेकिन उन्होंने वोट तो किया उसमें। अब वोट करने के टाइम पे अगर उनको किसी ने घूस दिया हो, मान लो, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जब आ रहा था, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज इन असम पढ़ेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कौन सा जो सेक्शन था, दैट इज सेक्शन 19 का 1, उसका सबसेक्शन ए 19 से आर्टिकल 19 किस बारे में बात करता है?
आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट क्या, ब्रॉडली बोले तो आर्टिकल 19 किस बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही बोल दिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो आर्टिकल 19(1) का है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है। अब इसके अगेंस्ट में किसी ने वोट तो किया, ये तो अनपार्लियामेंट्री है, मतलब ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया ना एक्चुअल में। तो क्या उसके अगेंस्ट में कोर्ट में मूव कर सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं मूव कर सकता हूं, लेकिन यहां पर जो केस हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें एक चीज इन्वॉल्व था जो था ब्राइब, जो था ब्राइब। अब कुछ दिन पहले एक केस और आया, किसका? हेमंत सोरेन का तो केस आया, उसके बाहर भी एक केस आया ना, महुआ मोइत्रा वाला केस, कि उन्होंने पैसा लेकर अदानी के अगेंस्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर पार्लियामेंट में हो रहा था उनमें उन्होंने क्या किया है कि पैसा लेकर वहां पर क्वेश्चंस कर रहे थे वो। अब इसमें बात करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे, बाय किसका बेंच था वो? अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। सो डीवाई चंद्रचूड़ के अंडर में जो बेंच था उन्होंने कहा कि जो ब्राइब लेना है, अब इज इट अ क्राइम इन इंडिया? ब्राइब लेना इज अ क्राइम इन इंडिया और नॉट? इज टेकिंग अ ब्राइब क्राइम इन इंडिया और नॉट? इंडिया में ब्राइब लेना क्राइम है क्या? घूस लेना इज अ क्राइम? यस और नो? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सोचना पड़ रहा है ना, क्योंकि सभी ने कभी ना कभी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट सबका है। ब्राइबरी इज अ क्राइम इन इंडिया अंडर दी, लिख लेना, ब्राइबरी इज अ क्राइम इन इंडिया अंडर दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सोचना पड़ रहा है इतना, है ना, इतना ये चीज इतना नॉर्मल बन चुका है। 1988 का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंडर में ब्राइबरी इज अ क्राइम। तो जो जेएमएम वाला केस था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि ये जो ब्राइबरी है, अगर पार्लियामेंट में किसी भी चीज के बारे में अगर स्पीच देने के लिए या वोट करने के लिए कोई अगर ब्राइब लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आर्टिकल 105 के 2 के अंडर में उनको एक इम्यूनिटी मिल जाएगा, इम्यूनिटी टू एमपीज। और यही सेम चीज आर्टिकल 194 का जो सेक्शन 2 है उसमें भी इम्यूनिटी मिलता है टू दी एमएलएज। किसके अगेंस्ट में दे गेट द इम्यूनिटी? उनको इम्यूनिटी मिलता है फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग said or voted in parliament। इसका मोटा मोटी लिटरेचर यही बोलता है कि इसका वर्डिंग्स वगैरह अलग है, लेकिन किसी भी कोर्ट में किसी भी कोर्ट के प्रति वो लायबल नहीं है, किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये जो दो आर्टिकल्स हैं, ये उनको ब्राइब लेने से, ब्राइब लेकर के एनीथिंग सेड और वोट करने में कोई भी इनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन क्यों उनको इम्यूनिटी नहीं मिलना चाहिए? या फिर ये इम्यूनिटी जो था ये मिला ही क्यों था? इसके लिए सबसे पहले समझना है दी रीजन बिहाइंड प्रोवाइडिंग दी प्रिविलेजेस एंड immunities to legislature, to
लेजिस्लेटर्स। उनको क्यों इम्यूनिटी दिया गया था? सबसे पहले यही तो समझना है कि इम्यूनिटी दिया ही क्यों गया था। इम्यूनिटी इसीलिए दिया गया था, पहला रीजन था फॉर डिबेट एंड डेलिबरेशन टू हैपन सीमलेसली, ताकि डिबेट या डेलिबरेशन के समय उनको किसी भी कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना ना पड़े कि मैं अगर अभी कुछ बोल दूंगा तो शायद मेरे को किसी कोर्ट में कोई पकड़ लेगा। सो फॉर डिबेट एंड डेलिबरेशन टू हैपन या टू टेक प्लेस सीमलेसली एंड विदाउट फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, दिस इज द फर्स्ट रीजन इम्यूनिटी उनको दिया गया था, ताकि उनका जो काम करने का जो अंदाज हो वो थोड़ा सा फियरलेस हो, किसी से भी डर डूर के काम ना करना पड़े, किसी से भी डर के काम ना करना पड़े कि अगर मैं यहां पर कुछ बोल दूंगा या किसी के अगेंस्ट में वोट डाल दूंगा तो क्या मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाऊंगा यहां पर। ठीक है ना। ये जो इम्यूनिटी है इसका प्रॉब्लम क्या है? फिर प्रॉब्लम ये है कि ये एक ओपन एंडेड चीज है। ओपन एंडेड मतलब द इम्यूनिटीज एंड द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट कोडिफाइड। द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट कोडिफाइड, मतलब लीगल कोई एक फिक्स कोई चीज नहीं है कि अगर किसी ने कोई एक इम्यूनिटी लिया है, बस इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी है, क्यों है क्या है उसका कोडिफाइड नहीं। अब कोडिफाइड नहीं, उसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि मोस्ट ऑफ दीज प्रिविलेजेस, दीज मतलब यहां पर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, डेमोक्रेटिक मेथड्स के साथ ये चीज जो है वो काम में नहीं आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडिया के साथ बहुत कुछ यहां पर सही नहीं बैठता, क्योंकि वहां पर इनको प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिला था किंग के साथ लड़ाई करने के बाद, बहुत ज्यादा डिबेट एंड डेलिबरेशन विद द किंग करने के बाद उनको ये इम्यूनिटी मिला था। हमारे यहां पे तो ऐसा नहीं है, हमको एज ए लीगेसी मिला है, ये हमको एज ए लीगेसी ये चीज मिला हुआ है। So most of this are derived from British parliamentary system. So actually these things are little problematic here. ये जो पूरा, this was the reason for what, ये जो पूरा का पूरा प्रिविलेज उनको मिला हुआ था। प्रॉब्लम क्या होता है कि कोडिफाइड नहीं है, तो किसी भी चीज में ये चीज एप्लीकेबल है ऐसा एमपीज बोल सकते हैं। और उसका रीजन दूसरा क्या है कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको हम लोगों ने इंडियनाइज नहीं किया, इंडिजिनाइज्ड नहीं किया। तो दैट इज वाई क्या हो रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब जब ये केस का सुनवाई हो रहा था तब वहां पर एक चीज उठ करके आया था, दैट इज कॉल्ड, इस चीज को, इस टर्म को समझ लो, दैट इज कॉल्ड द स्टेयर डिसाइसिस। व्हाट डज दिस मीन? ऐसे बहुत सारा टर्म मिलेगा, क्विड प्रो प्रो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में ये सुनोगे बार बार, क्विड प्रो प्रो, दीज आर ऑल जुडिशियल टर्म्स। देखना इस क्विड प्रो प्रो का मतलब क्या है। सुओ मोटो, जैसे हम लोग हेबियस कॉर्पस, मैंदामस ये सब पढ़ते हैं ना, ये सब क्या है एक्चुअल में? जुडिशियल टर्म्स ही है, उसका मीनिंग तो कुछ कुछ अलग ही है ना। जैसे क्विड प्रो प्रो है, इसी तरीके से स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस मतलब निजो लैंग्वेज लिखी बात स्टेयर डिसाइसिस की। स्टेयर डिसाइसिस मींस कि कोई वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, या कोई भी कोर्ट इंडिया में नहीं जा सकता। मान लो किसी एक केस में, किसी एक इंसिडेंट में किसी को हैंग टू डेथ मिला हुआ है, सेम केस में किसी को हम इससे कम सजा नहीं दे सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्टेयर डिसाइसिस। मतलब कि द कोर्ट या एनी कोर्ट इन इंडिया हैज टू
एडियर मीन उसके साथ समानता रहना चाहिए। द कोर्ट हैज टू एडियर एनी वर्डिक्ट गिवन बाय इट in any case at any previously heard case, किसी भी केस जिसको भी सुना है कोर्ट ने, उससे अडियर करना है। उसका जो वर्डिक्ट था, द कोर्ट हैज टू एडियर एनी वर्डिक्ट गिवन बाय इट इन एनी प्रीवियसली हर्ड केस। पहले सुना हुआ किसी भी केस में जो कोर्ट ने जो भी डिसीजन सुनाया हुआ है उससे बचने के उसी कोर्ट को एडियर करना है, उससे लोअर कोर्ट्स को भी उसके साथ एडियर करना है। जैसे मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कि पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है ही, लॉज वगैरह बनाता है ही, वो तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है ही। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसी का पार्ट है स्टेयर डिसाइसिस। तो जो पार्टीज थे उन्होंने कहा कि ये तो स्टेयर डिसाइसिस के खिलाफ है, क्योंकि 1995 में जो केस सुना गया था और 1998 में जो वर्डिक्ट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्राइबरी हो जो भी हो, एमपीज आर इम्यून ऑफ देयर एक्शन टेकन इन पार्लियामेंट। अब उससे तो खिलाफ हो गया ये चीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा जरूरी नहीं कि स्टेयर डिसाइसिस हमेशा ही फॉलो होना है। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मेंस के लिए भी है। ये सब चीज को मेंशन करोगे आंसर में तो तुम्हारा आंसर बहुत रिच बनता है, ठीक है। तो स्टेयर डिसाइसिस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार बोला है कि ये स्टेयर डिसाइसिस यहां पर लागू नहीं होता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का पहला कहना यही था कि अगर किसी ने ब्राइब ले लिया है, दैट इज, लिखने का जरूरत नहीं, खाली समझना, एक्सेप्टिंग ब्राइब इटसेल्फ इज अ क्राइम। चाहे वो पार्लियामेंट में ले, चाहे कहीं पर भी ले, इजंट इट। ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट था, वहां पर और इलेबोरेटली बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि एक्सेप्टिंग ब्राइब इज इटसेल्फ अ क्राइम। जब किसी ने ब्राइब ले लिया, उसी समय वो उस इम्यूनिटी को खो दिया, क्योंकि उसने एक क्राइम किया। अब किसी को भी पार्लियामेंट में मार देंगे क्या? चाहे वो, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर मान लो तुमने ब्राइब लिया और ले करके तुमने वोट नहीं दिया, तुमने जिस काम के लिए लिया, तुम बोल ही सकते हो कि मैं ब्राइब लिया था लेकिन मैंने वोट तो दिया नहीं, देन ऑल्सो इटसेल्फ इज अ क्राइम। तुमने लिया तो है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जहां पर ब्राइब लेना शुरू हुआ, वहीं पर सारा इम्यूनिटी उस एमपी का या उस एमएलए का खत्म हो गया। तो ये तो हो गया मेरा पूरा का पूरा चीज। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या हो सकता है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कि ये जो ब्राइबरी, हम लोगों ने तीन चीज यहां पर पढ़ा। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राइबरी हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसमें आ जाएगा। दूसरा चीज कि हम लोगों ने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कुछ और कुछ इम्यूनिटीज हैं जिसको लेकर के ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्लैश हो रहा है ना। ब्राइबरी के साथ प्रिविलेज और इम्यूनिटीज क्लैश कर रहे हैं। किसका? एमपीज एंड एमएलएस का। कौन सा आर्टिकल के तहत इनको ये इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस मिला हुआ है? एमपीज को मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 105, एमएलएस को मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 194। इन दोनों के अंडर में इनको प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिला हुआ है, ठीक। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहला वे फॉरवर्ड होना चाहिए कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, कि लॉ का कोडिफाइड किया जाए। किसके अगेंस्ट में? फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोडिफाइड होना चाहिए। तो सबसे पहला वे फॉरवर्ड होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन। कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन। कैसा? टू अलाइन विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। टू अलाइन विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। किसको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं? हम लोग
अलग अलग जुडिशियल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम लोग पार्लियामेंट के कमिटीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग इसको अलाइन कर पाए। कोडिफाइड मतलब उसको लॉ में बदलना। ये लॉ तो है नहीं, है ना, उसमें लॉ तो है नहीं, मैंने बताया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लॉ तो है नहीं, लीगली कोडिफाइड तो है नहीं कि उसका अगेंस्ट में किसी को हम लोग कि अगर कोई प्रिविलेज को ब्रीच कर रहा है, जैसे महुआ मोइत्रो का अगेंस्ट में क्या बात आया था कि उन्होंने प्रिविलेज को ब्रीच किया है, ठीक है ना। दूसरा चीज, क्योंकि उन्होंने मान लिया था ना कि उन्होंने लिया है पैसा। जुडिशियल रिव्यू बार बार आ रहा है, जुडिशियल रिव्यू बार बार आता है, हर एक चीज में आता है। कब करना है जुडिशियल रिव्यू? व्हेन, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ऐसे लिख लो, टू एड्रेस द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स और अदर लीगैलिटी, अगर कोई भी लीगैलिटी या फंडामेंटल राइट्स कहीं पर भी हर्ट हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना है कि जुडिशियल रिव्यू को छोड़ना है वहां पर, कि वहां जुडिशियल स्क्रूटिनी का एक जगह रह जाए, ठीक है। दूसरा, तीसरा चीज लिखो कि एडुकेटिंग द लेजिस्लेटर्स। आधा को तो पता ही नहीं है, समझ लेते हैं मैं बन गया एमपी तो मेरे को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, रात को सो के सोचेगा जयकांत सिकरे, वो वाला चीज। ठीक है। दूसरा, यहां पर लिखोगे अबाउट थर्ड वे फॉरवर्ड विल बी एजुकेटिंग द लेजिस्लेटर्स। अब कैसे करोगे? क्लास में बैठा के पढ़ाओगे उनको? किस चीज के बारे में पढ़ाओगे कि आपके पास इतना पावर नहीं है, एक धक्का मार के भगा देंगे वो? एजुकेटिंग अबाउट द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। स्कोप मतलब, चलो, अबाउट स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, इसके बारे में इनको अवेयर करना बहुत जरूरी है ना, ताकि दे अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट द बाउंड्रीज। अब ये चीज है सबसे ज्यादा कठिन। एमपीस को एमएलएस को जाकर के सिखाओगे तुम और एमपीस एमएलएस मान जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और इतना कुछ करने के बाद जब कंक्लूजन लिखोगे तो उसमें तुम्हारा यही होना चाहिए कि द पार्लियामेंट शुड रिमेन। इतना कुछ क्यों करना है हम लोगों को, है ना? ये वे फॉरवर्ड जो हम लोगों ने बात किया, 3-4 वेज, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कि कोई लिमिट नहीं रहता है, कोई स्कोप नहीं रहता है किसी भी चीज में अप्लाई करने में। वो लोग क्रिमिनल चार्जेस में भी अप्लाई करने लग जाते हैं, क्रिमिनल चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल ब्राइबरी। तो इतना कुछ करने के बाद वी हैव टू एंश्योर दैट द पार्लियामेंट शुड रिमेन एज द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे ऐसे टाइप के वर्ड्स अगर यूज करोगे तो तुमको एक एडवांटेज मिलता है। सो दैट द पार्लियामेंट रिमेन एज अ बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा मोटिव क्या है? बीकन ऑफ डेमोक्रेसी एंड नॉट अ सोर्स ऑफ अनचेक्ड पावर। अनचेक्ड पावर का सोर्स नहीं हो सकता है वो। और ऑफ कोर्स तो पहले तो लिख ही लोगे कि दे आर एसेंशियल, है ना, कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर एसेंशियल फॉर safeguarding the dignity and effective working, effective functioning of the parliament, and the parliament also should remain as the beacon of democracy and not a source of unchecked power. ठीक है? So article 105
क्वेश्चन एक लिख लो, चलो इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करना। मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है क्या कि डिस्कस the scope, limitations and misuses of privileges and immunities ensured to the legislators through Article 105(2) and 1942। ठीक है, डिस्कस द स्कोप, लिमिटेशन एंड मिसयूजेस ऑफ द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ensured to the legislators through Article 105 to 1942। अब जब डिस्कस है इसका मतलब तुमको डिटेल में करना है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखोगे, व्हाट आर दीज, दोनों आर्टिकल्स क्या है डिफाइन करोगे छोटा सा, कि दे प्रोवाइड इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस टू दी लेजिस्लेटर्स, एमपीज एंड एमएलएस। उसके बाद लिखोगे कि उसका सोर्सेस क्या है, ये लिख सकते हो, नहीं तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है उसको एक एक करके लिस्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, लिस्ट करना शुरू कर दिए। प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम्स है कि उसका मिसयूज है। अब उसके बारे में बात करने के लिए सबसे पहले तुमको देखो स्कोप बोला है, स्कोप क्या है, क्यों जरूरत है, वो उसका जरूरत क्या है, यही जरूरत है कि उससे डिग्निटी बना रहता है एक, क्योंकि हमारे पास तीनों विंग्स है ना गवर्नमेंट का, जो मेरा तीनों विंग्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसका डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, जुडिशरी का तो डिग्निटी मेंटेन करने के लिए हम लोग ने इनको इंडिपेंडेंट रखा ही है, तो जुडिशरी भी इस पे कोई इफेक्ट ना कर पाए और एग्जीक्यूटिव भी अपना कोई एक चीज इस पे डाल ना पाए, थोप ना पाए, या उसके अकॉर्डिंग ये चीज ना चले, इससे बचने के लिए हम लोगों ने प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को लिया है। ठीक, ये हो गया इसका स्कोप। उसके बाद लिमिटेशंस, कि क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट क्या वो लिमिटेशन माना जा रहा है, लिमिटेशन नहीं माना जा रहा है, उसी से स्टार्ट करोगे, वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो लिमिटेशंस है उसी से स्टार्ट होता है मिसयूजेस। मिसयूजेस में क्या क्या, यही सब चीज, ब्राइबरी, जैसे 2009 में या 5 में जब न्यूक्लियर पावर डील हो रहा था अमेरिका के साथ, तब एक हॉर्स ट्रेडिंग हुआ था। सोनिया गांधी को बोला जाता है कि वो पैसे लेकर के बैठी थी, गड्डी गड्डी पैसा पार्लियामेंट में लेकर के बैठी थी एमपीस को खरीदने के लिए उस समय, ताकि उनके फॉर्म में वोट करे, क्योंकि उस समय यूपीए का गवर्नमेंट था और उस समय सीपीएम यूपीए के गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रही थी, और वो उन्होंने यूपीए के गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, तो तब उनको वोट चाहिए था ना, ताकि वो पास हो जाए न्यूक्लियर बिल, तो तब ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात कर सकते हो इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार एड्रेस करने का सोचना कि कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया GS2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट GS3 का एक दूसरा टॉपिक, जो मार्च महीने में बहुत न्यूज में था, और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी तुम लोगों ने डील किए हैं शायद प्रीलिम्स में, जो टेस्ट सीरीज आया था उसमें भी। ठीक है, चलो नाउ द क्वेश्चन इज, द टॉपिक इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES लिख सकते हो इसको। इट इज कॉल्ड द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज दिस हाउस होल्ड मीन्स। हर एक टर्म मैं बोलता हूं हमेशा कीवर्ड्स पे जाना है। हाउस होल्ड मीन्स घर का, फैमिलीज, है ना। कंजम्पशन मतलब
मैं बहुत ही लेमैन टर्म में बोलूं तो एक इंसान का अगर एक इनकम है तो कुछ वो कंज्यूम करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कुछ एक एक्सपेंडिचर है और उसका कुछ एक सेविंग्स है। इस दोनों को मिला करके उसका इनकम होगा। तो जो हाउस होल्ड का इनकम है वो तो हम लोग नेशनल इनकम से निकाल लेते हैं, है ना। उसमें से जो सेविंग्स है वो तो चलो बैंकिंग सिस्टम से हम लोग पता कर लेंगे कि क्या सेविंग्स है क्या नहीं है। तो जो एक्सपेंडिचर है वो तो क्लियरली हमारे पास नहीं रहता है कि वो कहां एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना कर रहा है। तो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है ये क्या होता है, इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है। कौन करता है? इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नहीं, ये एनएसओ इसका पहला पुराना नाम था ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ का ही पुराना नाम है। एनएसएसओ का ही पुराना नाम है दी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से जानते थे। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। It comes under the Ministry of Statistics, Program and Implementation. ठीक है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। काम क्या है इसका? ये तो फैक्ट्स हो गए। काम क्या है इसका, जरूरत क्या है? इज देयर एनी नीड ऑफ दिस सर्वे इन इंडिया? इंडिया जैसे इकोनॉमी में इसका सर्वे क्यों जरूरी है, और कितने साल में ये एक्चुअल में होता है? ये जो सर्वे है, हाउ मेनी इयर्स? इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years। इट इज कंडक्टेड एवरी 5 years। तो फिर बोलोगे सर ये 2022-23 का रिव्यू है ये, ठीक है। इट इज द सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2022-23, ठीक है। 2022-23 का ये रिपोर्ट है। ट्वेंटी 2022 के जून से लेकर के 2023 के जुलाई तक ये सर्वे चला, और उसके बाद अब बोलोगे सर 2022, अब 2016-17 में भी होना चाहिए था, फिर 17-18 में होना चाहिए था ना शायद। हाँ, उसका रिपोर्ट कहाँ है? बोल पाओगे कहाँ है? कभी पढ़े हो उसका रिपोर्ट? नहीं, उसका रिपोर्ट आया ही नहीं बाहर कभी। उसका रिपोर्ट आया ही नहीं बाहर। लास्ट जो 2010-11 में हुआ था उसका रिपोर्ट हमारे पास था, और देखोगे कि 2022-23 का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है उसका जो कंपैरिजन है वो 2017-18 के साथ नहीं है, उसका कंपैरिजन 2010-11 के साथ है। अजीब लग रहा है सुन के यही अजीब लग रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी तो गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ सालों में रिवील नहीं किया है। तो बहुत सारे डेटा ये सरकार नहीं रिवील कर सकती, करती भी है तो ऐसा करती है। लास्ट ईयर बजट के टाइम पे देखा था, तेल का दाम पहले था मतलब कुछ ऐसा 100 ऊपर है और 200 ऐसा है। मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक। तो जो न्यूज चैनल्स दिखा रहे थे कि 100 ऊपर है 200 नीचे है, ठीक है। तो डेटा दिखाना भी होगा तो गवर्नमेंट ऐसे दिखाएगी तुमको, डोंट वरी, ठीक है। दिस गवर्नमेंट इज अ डेटा चोर। डेटा छुपाने में गवर्नमेंट माहिर है। डेटा आएगा भी तो ऐसे आएगा जैसे इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया है। तुमको लास्ट 2-3 साल का कोविड का कुछ नहीं बताएगा, वो एकदम शुरू से बताएगा तुमको। चलो तुमको शुरू से बताते हैं 10 साल पहले क्या हालत था, है ना। चलो, अब इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का काम क्या है? इसका काम है टू स्टडी या टू अंडरस्टैंड द कंजम्पशन
पैटर्न या द कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ हाउसहोल्ड्स। तो मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे, जनरली नहीं आता है, बट फिर भी समझ लो, मेंशन कर पाओगे चीजों को अगर आ गया तो। ठीक है, कंजम्पशन का जो कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न है, ठीक है, उसमें से भी उसका मानक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट द यूनिट इज MPCE और दी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर वो स्टडी करता है। वो कैलकुलेट करता है क्या, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि एक महीने में एक इंसान, पर कैपिटा मतलब पर इंसान पॉपुलेशन का कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, करता है वो। दूसरा चीज, इसमें हम लोग किस किस चीज का वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यूज ऑफ, सबसे पहला चीज होम ग्रोन। ऐसा नहीं कि तुम घर में उगा रहे हो किसी चीज को, उसको जब कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्पेंडिंग, इट्स अबाउट द कंजम्पशन। अगर किसी का होम ग्रोन वेजिटेबल है, अगर वो होम ग्रोन वेजिटेबल को कंज्यूम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। होम प्रोड्यूस्ड स्टॉक, होम प्रोड्यूस स्टॉक मतलब मान लो तुम मिल्क कंज्यूम कर रहे हो रोज 1 लीटर, तुम बोलोगे मैं तो गाय से, अपना ही गाय है, पैसा तो जा नहीं रहा है मेरा। हाँ हाँ, किचन गार्डन होबो, और किचन गार्डन बहुत होरू के हो जाए, बट किचन गार्डन होबो ना। होम ग्रोन होम प्रोड्यूस स्टॉक और कैलकुलेशन लुआ है, प्लस गिफ्ट्स, लोन, किसी को पैसा मिल रहा है, मान लो कोई लोन्स में स्पेंड कर रहा है, अगर किसी को लोन में कोई चीज दे रहा है कोई, फ्री कलेक्शन ऑफ गुड्स, फ्री कलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसी से तुम फ्री में कोई एक गुड ले रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो फ्री में, तो वो भी तुम्हारे कंजम्पशन के अंडर में ही आएगा। ठीक है, एंड गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज्ड इन बार्टर। एक्सचेंज इन बार्टर मतलब एनीवन, বিনিময় হৈ আছে, মানে তোমাৰ লগত কিবা আছে যে তোমাৰ দুটা গায় মোক দিয়া, মোৰ 1 বিঘা মাটি মই তোমাক দি আছো, এটা এটো তো ওয়ান টাইপ অফ কনজাম্পশন হল, বিকজ তাতে স্পেন্ড কৰি আছে, ইট মিন্স কি হি উইল কনজিউম এনিথিং, কিবা না কিবা এটা কনজিউম তো কৰিবই। সো এই দিস থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গুডস और सर्विसेज एक्सचेंज इन बार्टर तो হৈ গল। এই ফ্রি কালেকশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস লৈ ইন 2023 নতুন একটা বস্তু হয়েছে, जिसके वजह से हम लोग इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को और अच्छे से पढ़ेंगे। 2022-23 का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था, उसमें कुछ कुछ नए चीजें हम लोगों ने देखा। 2022-23 में कुछ हुआ है, क्या हुआ है, ये जो फ्री कलेक्शन ऑफ गुड्स है, उसके अंडर में हम लोगों ने कुछ देखा कि सबसे पहली बार वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया, वैल्यूज ऑफ क्या, एनी आइडिया, देखते हैं किसका दिमाग कितना ब्रॉड जाता है। सरकार अभी किस चीज को कैलकुलेट करेगी, देखना फ्री कलेक्शन ऑफ गुड्स के बारे में बात हो रहा है यहां पर, तो किस चीज के बारे में सरकार कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है उसको समझने के लिए इसको यूज करेगी। एनीवन, एनीवन, कोई भी बोलो, एनी आइडिया? तो एनी आइडिया, कोई आइडिया नहीं आ रहा है? रिपीट मैं ये कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं वैल्यू लिख रहा हूं बार बार, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था उसका जो एक्चुअल चीज उसमें लिखा जाता है कि वैल्यू फिगर्स, हाँ, किस चीज का वैल्यू फिगर। मैंने लास्ट यहां पर एक चीज दिखाया कि इस बार या हर बार ही फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी को तुम कोई चीज दे रहे हो तो भी वो
तुम्हारे कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए फ्री कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, या गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड करती है, एनएसएसओ इसमें इंक्लूड करती है। तो जो वैल्यू फिगर है, वैल्यू फिगर्स ऑफ किस चीज को इस बार 2023-23 में पहली बार इस चीज को इंक्लूड किया गया, दैट इज हाँ खाने का कौन सा प्रिसाइज, थोड़ा बोलो, एनीवन ऑयल्स, कोई अगर बोलना चाहो तो प्रिसाइसली बोलोगे एकदम। यस, फिगर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली गुड्स, नॉट ओनली फूड आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, इसमें लिख लो इस चीज को कि वैल्यू फिगर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल? पीसीडी, पीडीएस सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और प्रोग्राम्स अंडर, इसमें लिख रहे हैं, हाँ अरुणोदय हो सकता है। जनरली अरुणोदय इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ये उसमें है, गवर्नमेंट का उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसमें उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है। जैसे गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स अंडर, सबसे पहला चीज गुड्स कहां से लेगा? गुड्स में दो तरह का गुड्स हो सकता है, मतलब बहुत तरीके का गुड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो गुड्स है अंडर, ये जो गुड्स का बात बोला है मैंने, इस गुड्स में दो तरीके की चीजें हैं। वन इज फूड आइटम्स, फ्री में रिसीव कर रहे हैं लेकिन, फूड आइटम्स, फूड आइटम्स का एग्जांपल दो, ठीक है। फूड आइटम्स मतलब ये राइस सरकार से मिलता है, व्हीट या आटा सरकार से मिलता है, कुछ कुछ राज्यों में ज्वार और बाजरा भी दिया जाता है, पल्सेस दिया जाता है, ऑयल सीड्स दिया जाता है, सरसों दाना, तो एटसेट्रा लिख के रख दो इसमें, फूड आइटम्स गुड्स में। एंड देयर आर सम नॉन फूड आइटम्स, एनी आइडिया? घर बहुत ज्यादा हो गया, घर नहीं, घर का वाला नहीं, घर वाला नहीं इंक्लूडेड है, थोड़ा छोटा में सोचो, हाउस होल्ड का बारे में बात कर रहा है। है ना, हाँ ये भी है। थोड़ा सा और प्रिसाइसली अगर बोलोगे तो जनरली अगर हम लोग नॉर्मल, हाँ सिलेंडर वगैरह है, और एकदम प्रिसाइसली बोलोगे तो लैपटॉप्स मिल रहा है, हाँ स्कॉलरशिप्स, जैसे लैपटॉप्स मिल रहा है या मोबाइल फोन, जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मोबाइल फोन देती है गवर्नमेंट को। हम लोग एकदम हाउस होल्ड लेवल पे सोचेंगे, हाँ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है तो एकदम स्मॉलेस्ट लेवल पे सोचेंगे कि क्या मिल सकता है किसी को। दैट इज, मान लो लैपटॉप मिल रहा है किसी को, स्कॉलरशिप्स मिल रहा है, मोबाइल फोन्स मिल रहा है, हाँ स्कूल शूज मिल रहा है, यूनिफॉर्म्स मिल रहा है गवर्नमेंट से। एक हाउस होल्ड का इन्हीं सब चीज में तो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट एक्सपेंडिचर्स है इन्हीं सब चीजों में जाता है। दीज आर एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे कुछ वापस आने वाला है नहीं। अगर इसमें गवर्नमेंट, अगर कोई इंडिविजुअल इस पे खर्चा करता तो उसका ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे उसके पास कोई एसेट तो बन नहीं रहा है। अगर मैं बोलूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कोई घर बना रहा है तो उसका एक एसेट बना ना उसके पास, इनमें से कोई एसेट तो नहीं है, खाएगा खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंज्यूम करेगा खत्म हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन, कंज्यूम कितना कर रहे हैं हम लोग। मैं अगर घर का सोचूं तो इट्स अ कंजम्पशन, ठीक है। तो लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कूल शूज, यूनिफॉर्म्स, ঠিক আছে, আমার অসম সরকার দিয়ে কি দিয়ে পাস করিলে আগতে ল্যাপটপ দিছিলে, এতিয়া কি দিয়ে স্কুটি। তো these are all things that are provided through various social welfare programs for consumption, দে ফাইনাল গুডস। ধ্যান রাখনা, these good has to be final goods। এতিয়া তুমি ঘৰতে এটা গ্যাস সিলিন্ডার আনিছা, ডিফারেন্স বিলাক বুজিবা যে আমি কোনটো কোনটো বস্তু ইয়াত আনিব পাৰিম। গেছটো ঘৰত আনাৰ পিছত তুমি কিবা এটা বনাই, এইটো তোমাৰ কাৰণে ফাইনেল গুডছ নহবও পাৰে। গেছটো, गैस सिलेंडर इज नॉट अ फाइनल गुड फॉर यू। वो अगर कुछ बना करके बेचा तो उससे
इट विल बिकम अ कैपिटल गुड फॉर हिम, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे कोई एक गाड़ी खरीद रहा है मान लो, कंज्यूम, वो तो पैसा खर्चा कर रहा है कहीं पर, एक्सपेंडिचर कर रहा है, बट इट्स नॉट फॉर कंजम्पशन। गाड़ी को खा तो नहीं जाएगा वो क्या करेगा, गाड़ी को फर्दर यूज करेगा टू जनरेट कैपिटल, उसको कोई एक रिटर्न देगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनल गुड्स के बारे में बात करेंगे, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का कंजम्पशन ही हाउस होल्ड कंजम्पशन है। अब ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन यहां पे है मेरा, उसमें गवर्नमेंट ने 2022-23 में जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के जरिए, जनरली इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लिख देना, ठीक है, लिख देना फ्री ऑफ कॉस्ट लिख सकते हो, बट जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐसा नहीं लिख देना। सरकार तुमको कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती है बाबू, ठीक है। अरुणोदय देगी सरकार महीने का 1200 भी नहीं, शायद 1145 ऐसा कुछ है। तो तुम्हारे किताब कॉपी का खर्चा भी तुमसे ही उठा लेगी, डोंट वरी, ठीक है। किताब का दाम 500 बढ़ा देगी, वहीं से पैसा सब उठ के आ जाएगा। चलो हो गया। तो दीज आर सम फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स। अब ये तो हो गया गुड्स मेरा। सर्विसेज में क्या क्या आएगा? सर्विसेज, स्कीम बता दोगे फिर भी चलेगा। अवेल करते हो, आसाम के लोग तो अवेल करते हैं, वेस्ट बंगाल के लोगों को अभी तक नहीं मिला हुआ है। व्हाट? एनीवन, एनी सर्विस जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसका अगेंस्ट में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। एक दिल्ली वाला बोल सकते हो, दिल्ली में एक स्कीम है कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन आर एग्जेम्प्टेड ऑफ फेयर, पैसा नहीं लगता उनको, भाड़ा वारा नहीं लगता कुछ। एक तो वो हो जाएगा, वो बहुत छोटा सा है, बड़े स्केल में बोलोगे तो स्कीम, अगर इसका स्कीम लिखोगे, देखो स्कीम वगैरह लिख करके रख देना जब भी लिखोगे। इसमें सोशल वेलफेयर प्रोग्राम कौन सा होगा? ये वाला। इसमें दो होगा, वन विल बी दी एनएफएसए, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और प्रधानमंत्री जीकेवाई, दैट इज जीकेएवाई। व्हाट डू यू मीन बाय पीएम जीकेएवाई? कोविड के बाद आया था ये। व्हाट डू यू मीन बाय पीएमजीकेएवाई? बाकी लोग भी आंसर करो। दीपाश्री, डॉली, एनी आंसर? हाँ, दैट्स प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न योजना, ठीक। हाँ, अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर सर्विसेज में आएंगे, तो एक मैं स्कीम लिखूंगा आराम से, इसको इस चीज को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, दैट इज मोदी जी का जय नहीं बोल रहा हूं मैं, इट्स अ स्कीम। कार्ड वगैरह है सबके पास? अभी इसका एक छोटा सा नाम लिखूंगा, पता चल जाएगा। इसी स्कीम को हम लोग इस नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंडर में आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड्स वगैरह मिलता है, आयुष्मान क्लिनिक वगैरह है। इस बार आयुष्मान क्लिनिक बना है, इस बार बजट में ही आया है, आयुष्मान क्लिनिक्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंडर में जो सर्विसेज हम लोग अवेल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर वो नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, वो हमारा एक कंजम्पशन होता ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको भी इस बार इंक्लूड किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, समझ रहे हो क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम लोग इसका जो पूरा स्टडी है, ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, बट तुम इसको एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हो इन मेनी थिंग्स, कि इसका जो स्टडी है वो कुछ रिवील करता है, इसका जो स्टडी है वो कुछ कुछ चीजों को रिवील करता है। अब इसका जो डेटा आएगा, उसके उसके इम्पैक्ट को हम लोग पॉवर्टी में भी समझ सकते हैं, उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं कि पॉवर्टी कितना है, क्या है, ठीक है। अच्छा, नाउ यस,
यस 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 यस, एकदम जो हमारा एंड टारगेट है वहां तक पहुंच रहा है भी कि नहीं, और पहुंच रहा है तो गवर्नमेंट का कितना पैसा लीकेज हो रहा है। जैसे पहले लीकेज बहुत था जब हमारे पास ये नहीं था, जब गवर्नमेंट के पास ये नहीं था, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब नहीं हुआ करता था तब लीकेज बहुत था। दिल्ली से पैसा आए 100, राजीव गांधी ने सबसे पहला इस चीज को मेंशन किया था कि ऐसा एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, 100 रुपया दिल्ली से भेजते भेजते ये इम्फाल तक जाते जाते 50 बच जाएगा, इसमें बीच में से कोई ना कोई खा जाएगा, तो 50 रुपया ही इंप्लीमेंट हो पाता है, और 50 में भी से भी फिर 40 इंप्लीमेंट होगा, 10 तो वेस्ट ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इससे तो बचा गया है, इससे तो हम लोग बच पाए हैं। ठीक है ना, इसने क्या इंप्यूट किया, फिर क्या पता चला हम लोगों को एक्चुअल में इंडिया का मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अभी कितना है। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन इंडिया, या जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है उसमें हम लोगों ने जो मंथली पर कैपिटा इनकम इन रूरल एरियाज कितना देखा हम लोगों ने, और क्या मिला हम लोगों की अर्बन जो लोग हैं वो कितना कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, सबको मिला करके, हाँ, फ्री आइटम्स को भी मिला करके, होम ग्रोन स्टॉक को भी मिला करके, और बाकी जितने भी चीजों में एक्सपेंडिचर को करते हैं सबको मिला करके। तो रूरल एरियाज में रुपीज में, हाँ, इट्स 3773 रुपीज मंथली पर मंथ, और अर्बन में यही है 6459 रुपीज, यही है 6459 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अच्छा, शेड्यूल ट्राइब्स में यही एमपीसी इन शेड्यूल ट्राइब्स, देखो बहुत इजीली चीजों को समझोगे। यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स में जो रूरल एक्सपेंडिचर है दैट इज 3093, देखो इंपैरिटी कितना कम हुआ है यहां से पता चलेगा, 3093 इन रूरल एरियाज, और अर्बन एरियाज में यही 5472। इससे लोगों का इनकम का सिचुएशन भी पता चलेगा, लोगों का एक्सपेंडिचर का भी पता चलेगा, लोगों का सेविंग्स भी पता चलेगा, और इन्फ्लेशन का भी एक आइडिया तुमको यहां से मिल जाएगा। हो गया। इन शेड्यूल कास्ट्स जो रूरल एमपीसीए है दैट इज 3571 इन शेड्यूल कास्ट्स, एंड इन शेड्यूल ट्राइब्स यही चीज है 5386। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5386। देख रहे हो, अर्बन एरियाज में शेड्यूल ट्राइब से भी कम एक्सपेंडिचर है किसका, शेड्यूल कास्ट्स का। ठीक है, ठीक। और अगर जनरली देखो तो जो लोग नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स में एम्प्लॉयड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, उतना डिटेल में नहीं जाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज मैंने यही बताया जस्ट टू शो दिस वन। एक ओवरऑल है, दैट इज द ओवरऑल, और ये जो इंपैरिटी है यहां पर, ठीक है, रूरल एरियाज में एसटीज और एससीज के बीच में जो इंपैरिटीज है, और जो एवरेज के साथ जो दूरी है, देखो द डिस्टेंस, द रेंज, है ना, कितना ज्यादा इंपैरिटी दिखेगा तुमको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जनरली नहीं आता है, वैसे आए तो किसने बनाया, क्या बनाया, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, और उसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इसको हम लोग, इससे हम लोग किस किस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। दैट इज वन इज हम लोग इनकम का सिनेरियो क्या है लोगों का, हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का आउटरीच जो है वो क्या एंड टारगेट तक जा रहा है कि नहीं। दिस विल बी योर पॉइंट्स। ठीक है, दिस आर दी स्कोप्स, इसके वजह से, दिस आर दी रीजन क्यों होता है ये। और
बाकी ये जो डेटा वगैरह है इसको तो दे ही दोगे, एंड इंक्लूड 2020-23 में जो नए चीजों को इंक्लूड किया गया है और उससे जो चीज रिवील होता है उस चीज को। ठीक है, चलो हो गया GS3। ये GS3 का इकोनॉमी का सेक्शन था। GS3 इकोनॉमी का पार्ट होगा ये। अच्छा, अभी बात करते हैं GS3 इंपॉर्टेंट थिंग साइंस एंड टेक। एक चीज मैं और बता दूं, जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो जनरली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को कभी भी छोड़ना मत, कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में स्टैटिक कॉन्सेप्ट से इस बार क्वेश्चन एपीएससी ने 3-4 पूछ दिया है। 3-4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कॉन्सेप्ट से है, लेकिन करंट अफेयर्स से ही हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या यूपीएससी का जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक से ज्यादा किस में पूछता है, करंट अफेयर से ही पूछेगा। तो जो साइंस एंड टेक में हम लोग सबसे बड़ा चीज आज पढ़ेंगे दैट इज द मीथेन सैट। व्हाट इज दिस मीथेन सैट? कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ा जिस चीज के बारे में ध्यान रखना हमेशा कि ये न्यूज में क्यों है, व्हाई इन न्यूज। हम लोग देखना कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ने जाओ तो सबसे पहले यही लिखा रहता है ना, व्हाई इन न्यूज। तो तुमको इसी चीज को सबसे पहले समझना है कि ये मीथेन सैट इतना इंपॉर्टेंट है भी क्यों, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना। मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। इसका कंसंट्रेशन कितना है ग्रीन हाउस गैस में, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। चलो, दैट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दैट थिंग विल बी योर फर्स्ट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज पहला चीज, मीथेन इज द सेकेंड लार्जेस्ट contributor to global warming या global heating। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है ग्रीन हाउस गैसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन ग्रीन हाउस गैसेस। 30% ऑफ ग्लोबल हीटिंग is caused by methane। Second largest contributor, 30% of global heating is caused by methane। ठीक है, सबसे बड़ा जो और खतरनाक चीज है, it forms ground level ozone। मीथेन से ग्राउंड लेवल ओजोन बनता है, O3। दूसरा, इस कहां से इतना इतना आता कहां से है मीथेन? फिर इतना मीथेन आता कहां से है? एनी आइडिया कहां से इतना ज्यादा मीथेन आता है? हाँ, तो इसमें जो सबसे पहला चीज है कि इट कम्स फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आता है पहला। एंड अब एंथ्रोपोजेनिक लिखोगे तो देखने में भी अच्छा लगता है, एंथ्रोपोजेनिक बट ह्यूमन कॉज्ड, ऐसा लिख लेना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ह्यूमन कॉज्ड, अदर ह्यूमन कॉज्ड एक्टिविटीज। ऑर्गेनिज्म जब सड़ जाते हैं, डीके नहीं हो पाते हैं, तब होता है। हाँ, वीडियो अनक्लियर। अरे वाह, मैं मूव कोड़ी था कि लेने को आए। ठीक है, मीथेन सैट क्यों चाहिए? मीथेन सैट, व्हाट इज मीथेन सैट बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीथेन को लेकर के इतना वरीड क्यों रहना है? बिकॉज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड 30% ऑफ द ग्लोबल हीटिंग कम्स फ्रॉम इट। इट फॉर्म्स द ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। एंड ग्राउंड लेवल ओजोन से मिलियंस ऑफ डेथ अभी तक तो हो ही चुका है, और आगे जाकर के और भी मिलियंस ऑफ डेथ ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये कॉज करने वाला है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जिसको जहां रहना है वो वहीं ठीक है, ओजोन वो ऊपर ही सही है। ठीक है, अब व्हाट क्या है ये चीज? व्हाट इज मीथेन सैट?
मीथेन सैट इज अ सैटेलाइट, नाम से ही पता चल रहा है, इट्स सैटेलाइट। कौन बना रहा है और ये न्यूज में आया ही क्यों था, या इसका जरूरत क्या था? क्या इससे पहले हुआ था ऐसा कभी? हुआ था। एक सैटेलाइट ऐसा है जो मीथेन का एमिशन को स्टडी कर सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट को वो नहीं कर पाता है। छोटे से छोटा एमिशन को वो स्टडी नहीं कर पाता है, बड़ा बड़ा जो है उसको तो स्टडी कर लेता है। तो सबसे पहला चीज है, इसको बना कौन रहा है? इट तो डिप्लॉय हो चुका है, इट इज डिप्लॉयड बाय या डेवलप्ड बाय, ऐसे लिख सकते हो। और ये एक प्राइवेट प्रोग्राम है, ये कोई गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम नहीं है। कोई गवर्नमेंट करेगा क्या ऐसा? किसी को लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऐसा कर रहा होगा कि एक सैटेलाइट ऐसा बनाएगा जिससे मीथेन एमिशन को हम लोग स्टडी कर पाए? मर जाएगा गवर्नमेंट सबसे पहले। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगा ऐसा, ठीक है। सो इट इज डेवलप्ड बाय एनवायरमेंटल डिफेंस फंड, एनवायरमेंट डिफेंस फंड, ईडीएफ। ये एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। किसके साथ मिलकर के? विथ कोलैबोरेशन विथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोलैबोरेशन विथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी एंड स्मिथसोनियन। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स, हाँ। स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल लैबोरेटरी, एस्ट्रोफिजिकल लैबोरेटरी, ठीक है। और इसको भेजा कौन से सैटेलाइट से है? देखो, ना तो इसरो इसमें हेल्प करेगा, ना नासा करेगा, और ना कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें हेल्प नहीं करेगा। तो कौन हेल्प करेगा? एनी आइडिया? कौन सैटेलाइट्स बनाता है? रीयूजेबल रॉकेट्स, रॉकेट्स जो बनाता है, इट्स इलॉन मस्क। उसका एजेंसी का नाम क्या है? यस, वेरी नाइस। स्पेस एक्स के एक रॉकेट में लगा करके इसको भेजा गया है स्पेस में, गॉट इट। तो कोई भी गवर्नमेंट का, मैंने ये इतना डेटा देने का मेरा मकसद यही है, इतना समझो कि कोई गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करेगा कभी भी, बिकॉज गवर्नमेंट हर बार सीओपी 28 में भी इस बार मिले, सीओपी 29 में भी मिले, इनका काम कुछ है नहीं एक्चुअल में। इनका काम सिर्फ यही है कि कैसे लोगों को उल्लू बनाया जाए, कुछ भी करके लोगों को कुछ ना कुछ एक समझा दो कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे इस बार क्या बनाया गया है, मेंस में क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट करना, लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, उसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या वे फॉरवर्ड है, सब इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। वाई पढ़ लिया हम लोगों ने, हाउ कैसे बनाया, किसने बनाया, ठीक है, डिप्लॉयड हो चुका है और किसने किया है। ना ये काम क्या करेगा, व्हाट इट विल रिवील। ऐसे क्वेश्चंस खुद ही लिखना, खुद ही आंसर करना। व्हाट इट विल रिवील, इट विल रिवील सबसे पहला हाउ मच मीथेन इज जनरेटेड, how much methane is getting generated,
हाउ मच मीथेन इज जनरेटेड, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, उसका सोर्स, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है, हाउ मच मीथेन इज जनरेटेड, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। और ये वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम समझने के लिए ये कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा, जिसको समझना बहुत जरूरी है, समझेंगे हम लोग आगे क्या है वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, और हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एमिशन। मैं एक फोटो ढूंढ रहा था, अगर मुझे वो मिल पाता, बड़ा बढ़िया उसका ऐसा, उसमें एक टेक्नोलॉजी है ऐसा, देखना कभी भी, आज सर्च करके देखना मीथेन सैट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड आर दे गोइंग अप और डाउन। दे मतलब ये जो एमिशन है, इट इज गोइंग अप और डाउन, या इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करेगा क्या, मीथेन सैट। ठीक है, दीज आर द थिंग्स, क्यों बना रहे हैं इसको, इन चारों चीजों को समझने के लिए। अब इन चारों चीजों को समझेंगे कैसे, इसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज यूज किया गया है इसको समझने के लिए। टेक्नोलॉजी क्या है, हाउ, कैसे काम करेगा ये, इट विल कंटेन एन इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड सेंसर से क्या हम लोग पता कर सकते हैं, इंफ्रारेड सेंसर से क्या पता कर सकते हैं, इट विल बी इक्विप्ड विद, ऐसे लिख लेना, थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, इट विल बी इक्विप्ड विथ, क्या इंफ्रारेड सेंसर से क्या सेंस कर सकते हैं। इंफ्रारेड सेंसर का काम क्या होता है, आजकल थर्मोमीटर से लेकर के क्रिकेट तक हर जगह में यूज होता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। हर जगह में यूज होता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से क्या निकाला जाता है, हीट को समझने के लिए। कोविड के टाइम पे जो सेंसर से, पिस्टल वाला थर्मोमीटर जो यूज करते थे, उसमें कौन सा सेंसर लगा होता है, इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है। तुम्हारे बॉडी के अंदर में क्या लेजर मारता है क्या, ये पता करने के लिए कि कितना गर्मी है। तो इंफ्रारेड सेंसर से हीट को सेंस करता है वो, मुझे वो फोटो मिला नहीं अभी तक। मैं मान लो ये इतना जगह है, तो अगर रेड है बहुत तो इट्स वेरी हॉट, फिर रेड से धीरे धीरे ये पर्पल होता जाता है ऐसा, तो पर्पल मींस थोड़ा सा कम हॉट। तो इंफ्रारेड सेंसर से वो हीट को सेंस करेगा। और जिस चीज को हम लोग बोलते हैं कि हमने बोला ना अभी कि ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट चेंजेस को भी डिटेक्ट कर पाता है। इससे पहले जो सैटेलाइट्स थे वो स्मॉलेस्ट चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। और स्मॉल स्मॉल जगह पर भी कहां से सोर्सेस है, मतलब मान लो ये ऐसा है, इसमें ऐसा स्पॉट्स दिखाएगा, ऐसा येलो येलो स्पॉट्स है, मान लो ऐसा येलो येलो स्पॉट्स आता है उसमें, देखना उसका फोटो मीथेन सेट का, ऐसा येलो येलो स्पॉट्स आता है, दिस विल बी येलो स्पॉट्स। अब ये येलो स्पॉट्स होता है, क्यों होता है, बिकॉज ये सोर्सेस को दिखाता है कि ये जो सोर्सेस है वो कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं, ये दिखाता है ये येलो स्पॉट्स। ये जो येलो डॉट होता है ये स्पॉट्स को दिखाता है। कैसे दिखाता है ये, और ये जो चेंजेस है कि आर दे गोइंग अप और डाउन, ये जो स्मॉल है छोटा है, कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर, अगर किसी को याद है तो, मैंने बताया था क्लास में, नोबेल भी जीता है स्पेक्ट्रोमीटर ने। व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर, एनीवन, स्पेक्ट्रोमीटर टू की वस्तु, स्पेक्ट्रोमीटर टू की, what does this spectrometer means? Sabha, spectrometer is a device that detects smallest of physical changes, smallest of physical changes, कितना smallest, up to molecular level, 10 to the power -8 ऐसा कुछ था ना, 10 to the power -8 जैसा कुछ था, वहां तक क्या होता है, इस चेंज को वो डिटेक्ट कर पाता है। तो स्पेक्ट्रोमीटर के सहायता से वो डिटेक्ट कर पाएगा इस चीज को। पढ़ा था हम लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर, अगर याद है तो बोल पाओगे, है ना। चलो दूसरा चीज हो गया स्पेक्ट्रोमीटर। नाउ वाइड एंगल कैमरा,
It will equipped with a wide angle camera that will have a 200 by 200 kilometer view. ठीक है, वाइड एंगल कैमरा विथ अ 200 बाय 200 किलोमीटर व्यू, जिससे क्या होगा, लार्जर एरियाज को हम लोग देख पाएंगे। और इससे हम लोग क्या पता कर पाएंगे? व्हाट वी कैन डिटेक्ट इज सुपर एमीटर्स। कौन है सुपर एमीटर्स? मतलब शर्मिंदा करने के लिए। इसका कुछ कर तो पाएगा नहीं ना ये, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा क्या कर पाएगा वो? यूएनएफसीसीसी के पास जाएगा। यूएनएफसीसीसी के पास जाएगा, यूएनएफसीसी क्या करेगा? जाकर के गवर्नमेंट को सैंक्शन वगैरह लगाएगा कि तुम इतना ज्यादा एमिट कर रहे हो, जबकि तुमने यूएनएफसीसी में, क्योंकि हम लोगों ने साइन करके रखा हुआ है ना, हम लोग तो नहीं कर सकते ज्यादा एमिशन। सो दैट इज द थिंग, सुपर एमिटर्स को डिटेक्ट करने के लिए इतना टेक्नोलॉजी लगाना है ताकि हम लोग इन सब चीजों को डिटेक्ट कर सके। और किसने बनाया है? इन सब ने मिलकर के इस चीज को बनाया है। दिस मीथेन सैट मींस मीथेन सैटेलाइट। और उससे हम लोग किस चीज को एड्रेस कर पाएंगे? इन सभी प्रॉब्लम्स को। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को लिखना, मीथेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दीज आर द प्रॉब्लम्स। उसका सोल्यूशन क्या है? मीथेन सैट। क्या सोल्यूशन है? इन लोगों ने बनाया है। सोल्यूशन क्या क्या आएगा कि जब हम लोग इन सब चीजों को आंसर कर पाएंगे, ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन दैट अराइजेस, और इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम in these ways कि how much methane is generated, from where it is getting generated, और इन सब के मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे? इस चीज को अच्छे से और डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो साइंस एंड टेक रिलेटेड टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। हो गया मीथेन सैट। अब बात करते हैं GS3 में एनवायरनमेंट का। देखो GS3 ही सबसे ज्यादा तुम्हारा करंट अफेयर्स में हेल्प करता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जो मेरा GS3 है, 2015 में मोदी जी ने एक अलायंस बनाया था। मोदी जी ने नहीं बना, मतलब हाँ, मोदी जी के लीडरशिप में एक अलायंस बना था, भारत भाग्य विधाता, या वह भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। इन सब बातों को सपोर्ट करने के लिए अगर तुमको मैं बोल रहा हूं तो तुम जो 4-5 एग्जाम्पल दोगे उसमें से एक है लाइफ का फुल फॉर्म, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। दूसरा एक अलायंस बना था 2015 में। क्या बनाया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। भारत विश्व गुरु बनेगा, हम लोग बोलते हैं ना, तो अगर तुमको लिखने के लिए बोले कि भारत विल बिकम ए विश्व गुरु वन डे, कमेंट, तो इन सब चीजों को लिखना है ना, कि पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करने वाले चीजों को बनाया हम लोगों ने, है ना। अंडर द करंट गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करने वाले चीजों को हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। उसी के जैसा अंडर जस्ट लाइक द मॉडल ऑफ 2015 इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया था हम लोगों ने, एक दिन हम लोग ऐसा सपना देखते हैं कि एक सोलर ग्रिड बनेगा पूरा वर्ल्ड में कहीं पर भी, क्योंकि सोलर एनर्जी तो है वो, मान लो अभी इंडिया में जैसा भी शाम हो रहा है, रात हो रहा है, तो अभी तो यहाँ पर सोलर एनर्जी हम लोग जनरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग इस ग्रिड के साथ अगर यूएई को जोड़ दे, अभी तो यूएई में शाम ढल ही रहा होगा, तो वहां से एनर्जी को हम लोग लेके आ सकते हैं यहाँ तक, या यहाँ के जो एरियाज हैं इन सब एरियाज में हम लोग ये यूएई से करंट ले सकते हैं। अब यूएई में जब शाम हो जाएगा तब मान लो हम लोग थोड़ा सा ये टर्की वगैरह में चले गए, या थोड़ा अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में गए, तो नॉर्थ अफ्रीका से भी हम लोग ला सकते हैं। मान लो सहारा में अगर हम लोग लगा दें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर राजस्थान में लगाया हुआ है। कहां पर है इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट? खुद से भदला, BHADLA भदला। तो তেনেকুৱা যদি আমি নৰ্থ আফ্ৰিকাত এটা লগাই দিওঁ এনেকুৱা, তো এইখিনি এৰিয়া আমাৰ কভাৰ হৈ গ'ল সাপোজ। এটা যিমানখিনি টাইমত এই নৰ্থ আফ্ৰিকাটো পাৰ কৰিব, তেতিয়া আকৌ আমাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াত কিবা যদি এটা লগাই দিওঁ, তেতিয়া তো ইয়াতে সানলাইটটো ইয়াতে আহি গ'ল। সো ইট ক্যান বিকাম টোটালি আ গ্ৰিড। এটা এনেকুৱা গ্ৰিড হ'ব যে যেতিয়ালৈকে নৰ্থ আফ্ৰিকাত তোমাৰ ৰাতি হৈ গ'ল সাপোজ ইয়াতে, তেতিয়ালৈকে ঘূৰি ফুৰি আহি কিনে জাপান, সাউথ ইষ্ট এছিয়া, চাইনা वगैरह, तो তেতিয়া ৰ'দটো আহি গ'ল আকৌ।
আমি কি করতে পারি এই সেম বস্তুটা ইয়াত ইউজ করব বা সাপোজ আমি অস্ট্রেলিয়ার চাই ললো অস্ট্রেলিয়া তো আহি গল আমি যদি এই গ্রিডটো ইউজ কৰো এইখিনি এৰিয়া আকৌ আমি পাৱাৰটো জেনেৰেট কৰিব পাৰিম তো দিস ইজ হাউ ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্সে আমি এই ড্রিমটো চাওঁ যে একদিন আমি এনেকুৱা কিবা এটা বনাব পাৰিম নাও सेम इन दिस वे द गवर्नमेंट कैबिनेट ने क्या किया है एक प्लान पास कर दिया है कैबिनेट में कि हम लोग बनाएंगे व्हाट वी विल फॉर्म एन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी जी ने इस बारे में बात किया था मैसूर में क्या इसका मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बात किया था तो उसी को हम लोग बनाएंगे जिसका सेक्रेटेरिएट होगा इंडिया में सेक्रेटेरिएट विल बी इन इंडिया और इंडिया के लीडरशिप में हम लोग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को फॉर्म करेंगे इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में सबसे पहली बार प्रधानमंत्री जी ने कब बात किया था और प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट दिस थिंग इन अप्रैल 2023 इन मैसूर या मैसूरू जैसे बैंगलोर बेंगलुरु मैसूरू को मैसूरू लिखना ठीक है कहां पर ड्यूरिंग दी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट बिग कैट मतलब कौन हाँ रिगार्डिंग यस वेरी नाइस प्रोजेक्ट टाइगर का जो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे तब मोदी जी ने बोला था कि हम लोग एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बना सकते हैं ठीक है क्यों बनेगा ये फिर से आंसर करना है वाई वाई का आंसर ये होगा टू कंजर्व कंजर्वेशन करना है हम लोगों को टू कंजर्व ऐसे लिख लो टू कोऑपरेट for the conservation स्पेलिंग में अगर कंजर्वेशन को कन्वर्सेशन लिख लिए तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मजा आ जाएगा मतलब कन्वर्सेशन ऑफ बिग कैट्स फिर ऐसे खाली आवाज आएगा शेर का आवाज आएगा टू कोऑपरेट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स जिसमें से 5 इंडिया में ही है 7 बिग कैट्स कौन से चलो आप ही लोगों से सुनते हैं सबसे पहला बिग कैट हाँ कैट नहीं है फिर भी इट्स अंडर द बिग कैट अलायंस यस ठीक है चीता का भाई बहन सब कोई है मतलब ककाई भाई सब केटा से हाँ लेपर्ड और कौन सा वाला लेपर्ड और एक लेपर्ड है चलो जैगुआर भी कर लेते हैं हाँ स्नो लेपर्ड जो हमारे यहाँ पे मिलता है कहाँ पे मिलता है स्नो लेपर्ड कितना हो गया 5-6 स्नो लेपर्ड और एक चीज बचा उसी के जैसे हाँ it's called puma American pronunciation will be puma Britishers will be calling it puma चलो तो these are the 7 big cats जिनका कंजर्वेशन करेगा क्या दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ठीक है इसमें से 5 जो है वो इंडिया में मिलते हैं कौन से 2 नहीं मिलते हैं कौन सा नहीं मिलता है एक पूमा हमारे यहां पे नहीं मिलता है दूसरा जैगुआर नहीं मिलता है कुछ सालों पहले ये भी नहीं हुआ करता था इसको हम लोग लेकर के आए प्रोजेक्ट चीता के अंदर ठीक है तो 7 बिग कैट्स को करेंगे अब 7 बिग कैट्स इसके लिए कोऑपरेट करना इसका मीटिंग 2024 के अंडर में होना है तब तक इंडिया से कोई एक इसका लीडर बनेगा और जब इसका मीटिंग हो जाएगा तो इसका सेक्रेटरी चुन लिया जाएगा नाउ कंट्रीज कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग वी एक्सपेक्ट 96 कंट्रीज जो इसमें इसके मेंबर्स बन सकते हैं
जिसको बोला गया है 96 बिग कैट कंट्रीज। इनको बोला गया है 96 बिग कैट कंट्रीज, जो कि अब ऐसा नहीं है कि खाली कैट है तभी, जैसे हमारे पास तो चीता नहीं था, लाया ना हम लोगों ने, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा इस चीज में वो क्या करेगा, इस 96 कंट्रीज में उन्हीं को लाया गया है जो इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पार्ट बन सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे इसका क्या करेंगे कि इसको रियलिटी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इस चीज के लिए काम करेगी। ठीक है, आगे आगे पता चलेगा ना। ये इंपॉर्टेंट वन इज दिस 7 बिग कैट्स। जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए ये 7 बिग कैट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कौन सा इंक्लूडेड है नहीं है और कितने कंट्रीज इसके पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बार मोदी जी ने इसके बारे में कब बात किया था? ठीक है, जो लाइफ को रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो आता है, लाइफ, ये वाला लाइफ, मोदी जी ने कब बात किया था सबसे पहली बार इसके बारे में? हाँ, लेकिन एकदम पहले ग्लासगो में जब सीओपी हुआ था, आई थिंक सीओपी 26, हाँ 2019, पहली बार उन्होंने 19 या 18 भूल रहा हूं, तब उन्होंने पहली बार लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इस बारे में बात किया था। अब पूरा वर्ल्ड इस बारे में बात कर रहा है। भारत विश्वगुरु बनने का जब भी कुछ आए क्वेश्चन तो यही सब, फॉर एग्जांपल योगा है ना, मोदी जी ने एक बार योगा बोल दिया, पूरा वर्ल्ड योगा करने लगे। इससे पहले भी करता था लेकिन अब कॉमन मैन तक पहुंच गया। मोदी जी ने गाय को चारा खिला दिया उसमें, अब वो गाय का डिमांड ही बढ़ गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड से लोग पुंगानुर गाय को खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी का यही है। मेंस, यूपीएससी मेंस में मोदी जी जो मुंह से निकाल दिए एक बार, उसका क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब इसमें कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर लेना, मोदी का बात में क्यों सुनूं, क्यों? मोदी ने तुमको क्या आकर के मारा है, उसका बात नहीं सुनोगे? अभी मोदी जी मेरे सामने खड़े हो जाए, मैं उनको 4 बात सुना दूं शायद। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के चक्कर में मोदी जी को सुनना तो पड़ेगा। चलो ना, हो गया हमारा GS3 एनवायरनमेंट, GS3 साइंस एंड टेक। GS2 में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है चीजों को। अब थोड़ा सा एक GS1 का छोटा सा एक पार्ट है, एक छोटा सा फेस्टिवल है। एक छोटा सा फेस्टिवल होता है इन महाराष्ट्र। क्या फेस्टिवल है? दैट इज GS1 में आर्ट एंड कल्चर का जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसके साथ ही रिलेटेड है। इट इज कॉल्ड द श्रीनाथ वीर मास्कोबा फेस्टिवल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीनाथ वीर मास्कोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? कहां पे सेलिब्रेट होता है? इट इज सेलिब्रेटेड इन, ये गांव का नाम ही है वीर गांव। ठीक है, इन वीर विलेज नियर पुणे महाराष्ट्र, नियर पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में ये सेलिब्रेटेड होता है। ठीक है, कहां पर है ये मंदिर, कहां पर है? इट इज नियर ऑन द बैंक्स ऑफ, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पूर्णगंगा, रिवर पूर्णगंगा, वहां पर उसके बैंक में ये लोकेटेड है। कब होता है? ड्यूरिंग माघ पूर्णिमा, ड्यूरिंग माघ पूर्णिमा के समय, यानी कि फरवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 10 डेज। ठीक है, जब भी पढ़ रहे हो, देखो न्यूज मिला, नेट पे सर्च किए, कहीं से देखने की कोशिश किए, पेपर में पढ़े, फैक्ट्स उठा के लिख लोगे। आर्ट एंड कल्चर में इसका फैक्ट्स उठा के नोट करके रख लोगे कहीं पर। श्रीनाथ वीर मास्कोबा फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट होता है? इट्स अ फेस्टिवल, हाँ। इट इज सेलिब्रेटेड इन वीर विलेज नियर पुणे महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पूर्णगंगा। ड्यूरिंग पूर्णिमा फॉर 10 डेज दे प्रे टू लॉर्ड, कौन से भगवान का करते हैं? वीर मास्कोबा, या लॉर्ड मास्कोबा महाराज भी लिख सकते हो इसको। ये किसके रूप हैं? किसके रूप है? इट इज
said to be an incarnation, यानी कि अवतार, incarnation of काल भैरव। काल भैरव किसका रूप है? शिव जी का। काल भैरव और शिव, लॉर्ड शिवा का एक रूप माना जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जो भी GS1 आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टॉपिक होगा वो कभी ना कभी आता रहेगा, ऐसा उसको ऐसे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही आई विल डील विथ, ये हम लोगों ने जनरली फर्स्ट वीक मार्च का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके आसपास भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना जरूरी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो पहला वाला पढ़ा, दैट इज आर्टिकल 105 का जो ये वाला पढ़ा हम लोगों ने, इम्यूनिटी टू लेजिस्लेटर, इसको थोड़ा डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ोगे, स्टैटिक में पढ़ लोगे नॉर्मल, उसका करंट इवेंट्स में उसका क्या इंप्लीकेशन है इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोगों ने ये वाला देखा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्यों समझना है? बिकॉज इसमें एक नया चीज इंक्लूड होते हुए देखा है हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद जो बाकी हम लोगों ने यहां पर किया अबाउट दी ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में, ये जो पूरा डेटा है इसको अगर तुम यूज कर पाए किसी भी आंसर में, ऐसे ही तुमको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तभी मैंने ये चीज यहां पर मेंशन किया। और ये जो हम लोगों ने मीथेन सैट यहां पर पढ़ा एंड जो वीर मास्कोवा फेस्टिवल हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी मोर ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू मार्च 2024। मंथली ऐसे हम लोग चीजों को करते रहें तो अच्छा रहेगा। और मैं ग्रुप वगैरह में, टेलीग्राम में भी, नॉर्मली व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर मंथ के एंड में एक लिस्ट दे दूंगा ऑफ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिक में भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक के साथ अलाइन करता है, और करंट इवेंट्स में भी इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रहे तो प्लीज मेरे से टच में आना, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दैट। हाँ, रात के 2:30 बजे भी हो, हाँ अगर रात के 2 बजे भी हो, ठीक है, कभी भी मैं जागा हूं तो आई विल आंसर अबाउट एनी डाउट। नहीं बता रहा हूं तो फिर मेरे को धक्का मार के जगा देना कि सर जल्दी उठिए, डाउट है एक। ठीक है, चलो आज इतने रहने देते हैं। आज सकुशल क्लास हो पाया बाय द ग्रेस ऑफ इंटरनेट प्रोवाइडर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।